देखना। नमस्कार साथियों, आज का अपना विषय है शुक्राणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। साथियों, इससे पहले अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन के बारे में देखा था कि किस प्रकार नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आज देखते हैं शुक्राणु की संरचना। साथियों, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, तो इसी में अपन नामांकित चित्र और इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, मेन शेड क्या होता है, गैलिया कैपिटिस क्या होता है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एग्जाम के सेक्शन ए में आते हैं, उनको अपन इस टॉपिक में देखेंगे। शुक्राणु की जो संरचना होती है, शुक्राणु के साथियों 3 भाग होते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल। सबसे पहले हेड। शुक्राणु का जो हेड होता है वो अंडाकार और फ्लैट होता है। स्तनधारी प्राणियों में, अलग अलग प्राणियों में इसका आकार अलग अलग होता है। शुक्राणु के शीर्ष जो होता है, इसमें 2 संरचनाएं पाई जाती है। एक होता है केंद्रक, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। दूसरा सबसे शीर्ष में पाया जाता है एक्रोसोम। तो सबसे पहले एक्रोसोम के बारे में देखते हैं। एक्रोसोम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक्रो का मतलब होता है टिप या शीर्ष का, सोमा मीन्स बॉडी। तो एक्रोसोम जो होता है वो शुक्राणु के सबसे शीर्ष में पाया जाता है। इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। जब भी क्वेश्चन आता है तो एक्रोसोम इज फॉर्म्ड बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जिस प्रकार एक सामान्य कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, शुक्राणु में लाइसोसोम को ही एक्रोसोम कहते हैं। काम क्या है? एक्रोसोम के अंदर पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तो स्पर्म लाइसिन्स। शुक्राणु के अंदर, एक्रोसोम के अंदर पाचक एंजाइम होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से स्पर्म लाइसिन्स कहते हैं। और स्तनधारी प्राणियों में एक एंजाइम का नाम बताना है, जिसे हाई एल्यूरोनिडेज कहते हैं। ये अपन फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, हाई एल्यूरोनिडेज। एक्रोसोम के ऊपर 2 झिल्लियां होती है। एक्रोसोम और इसकी झिल्लियों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? गैलिया कैपिटिस। तो व्हाट इज गैलिया कैपिटिस? एक्रोसोम प्लस इट्स मेम्ब्रेन। एक्रोसोम का काम क्या है? एक्रोसोम का काम एक शब्द में बोले तो एक्रोसोम का काम होता है भेदन करना। अंडाणु में शुक्राणु को भेदन करने में सहायता प्रदान करता है एक्रोसोम, क्योंकि एक्रोसोम पाचक एंजाइम सीक्रेट करता है जो अंडाणु की अंडावरणों को डाइजेस्ट करेगा और शुक्राणु अंडाणु में पेनिट्रेट हो जाएगा, अंदर प्रवेश करेगा। एक्रोसोम और केंद्रक के बीच में एक सकड़ा सा स्पेस होता है, ए नैरो स्पेस प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम, विच इज नोन एज परफोरेटोरियम। तो व्हाट इज परफोरेटोरियम? तो ए स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। केंद्रक, जिस प्रकार एक सामान्य कोशिका में केंद्रक होता है, उसी प्रकार शुक्राणु में भी केंद्रक पाया जाता है। लेकिन शुक्राणु के अंदर केंद्रक जो होता है उसमें गुणसूत्र अगुणित होते हैं, यानी 23 गुणसूत्र ही पाए जाएंगे, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है, केंद्रिका नहीं होती है, आरएनए नहीं होता है, अतिरिक्त पदार्थ नहीं होता है। ये चीजें शुक्राणु जनन के टाइम पर निकाल दी जाती है, अपन ने पढ़ा था, क्योंकि वजन कम करने के लिए। केवल केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए के साथ एक सारी प्रोटीन पाई जाती है, जिसे प्रोटामीन्स कहते हैं। एक सामान्य कोशिका में केंद्रक में डीएनए कौन सी प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है? हिस्टामीन प्रोटीन। लेकिन शुक्राणु में हिस्टामीन प्रोटीन नहीं होती है, उसके स्थान पर एक अलग प्रोटीन होती है, जिसे क्या कहेंगे? प्रोटामीन्स। प्रोटामीन्स नाम याद रखना है। केंद्रक और मध्य भाग, यानी सिर और मध्य भाग के बीच में एक कुछ बुक्स में एक अलग पार्ट बताया जाता है, जिसे ग्रीवा या नेक रीजन भी कहते हैं। इस नेक रीजन के अंदर ही 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। शुक्राणु में 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। दोनों एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। काम क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का अभी कोई काम नहीं है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में जो विभाजन होते हैं, जिन्हें विदलन कहते हैं, इन विदलन के दौरान टर्कू रेशो को निर्माण करने का काम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का होता है। डिस्टल सेंट्रियोल का क्या काम है? डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है, ये शुक्राणु के मध्य भाग और पूंछ के अक्षीय तंतुओं का निर्माण करता है। शुक्राणु के पूंछ और मध्य भाग में जो एक्सियल फिलामेंट होते हैं, उनका निर्माण डिस्टल सेंट्रियोल या दूरस्थ तारक केंद्र करता है।
इन फिलामेंट्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+2 अरेंजमेंट होता है, जैसे सीलिया और फ्लैजेला में होता है। मध्य भाग शुक्राणु का और महत्वपूर्ण भाग है। मध्य भाग को पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहते हैं, क्योंकि मध्य भाग में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्राणु का माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है मध्य भाग में स्पाइरली अरेंज होता है, सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित होता है, जिसे एक अलग वर्ड देंगे नेबेन कर्ण। तो व्हाट इज नेबेन कर्ण? स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म इज नोन एज नेबेन कर्ण। इसका काम है वृद्धि के दौरान ऊर्जा प्रदान करना। मध्य भाग में साइटोप्लाज्म की एक अलग छोटी पतली परत पाई जाती है, जिसे एक वर्ड दिया जाता है मेनशेट। तो व्हाट इज मेनशेट? A thin layer of cytoplasm in middle piece is known as मेनशेट। तो ये सारे टेक्निकल वर्ड मेनशेट है, नेबेन कर्ण है, गेलिया कैपिटिस है, ये आपको याद होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको इसको समझना है। मध्य भाग में एक्सियल फिलामेंट्स जो होते हैं उनके अलावा 9 सॉलिड फाइबर्स और पाए जाते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। इसीलिए यहाँ पर अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 9+2 तो एक्सियल फिलामेंट है, तो 9+2 अरेंजमेंट होता है मध्य भाग में। कुछ बुक्स में एक रिंग सेंट्रियोल का वर्णन भी मिलता है। एक रिंग सेंट्रियोल और पाया जाता है जिसका काम अज्ञात है। पूंछ। पूंछ शुक्राणु का सबसे अंतिम और सबसे लंबा भाग होता है। पूंछ के अंदर एक्सियल फिलामेंट पाए जाते हैं। पूंछ की सहायता से शुक्राणु गति करता है। पूंछ के भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मेन पार्ट। मेन पार्ट जो होता है ये चौड़ा होता है और इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर 2 सॉलिड फाइबर्स पाए जाते हैं। इसीलिए मेन पूंछ के मेन पार्ट में क्या अरेंजमेंट हो जाएगा? 2 तो सॉलिड फाइबर, 9+2 होते ही एक्सियल फिलामेंट, तो 2+9+2 अरेंजमेंट मेन पार्ट में होता है। एंड पार्ट जो होता है यहाँ पर सॉलिड फाइबर नहीं होते हैं, केवल एक्सियल फिलामेंट होते हैं, इसलिए एंड पार्ट में केवल 9+2 अरेंजमेंट होगा। इसके अलावा कुछ अलग अलग एनिमल्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपको बताया गया कि एस्केरिस में पूंछविहीन शुक्राणु होते हैं जो अमीबॉइड होते हैं। क्रेफिश के अंदर भी पूंछविहीन या टेललेस होते हैं जो ताराकार होते हैं। क्रेब और लॉबस्टर में भी पूंछविहीन होते हैं जिनमें 3 स्पाइन्स होते हैं। उसके अलावा टोड फिश में बाइफ्लैजेलेट शुक्राणु पाए जाते हैं जिनमें 2 फ्लैजेला होते हैं। और गैस्ट्रोपोड यानी पायला के अंदर हेक्साफ्लैजेलेट शुक्राणु पाए जाते हैं जिसमें 6 फ्लैजेला या 6 पूंछ होती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा ये डायग्राम साथियों सब बच्चों को याद होना चाहिए और एग्जाम में जब भी आता है क्वेश्चन कि शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए तो ये डायग्राम आपको बनाना है। 3 पार्ट। सबसे पहले ये हेड है, ये मिडल पीस और ये पूंछ पार्ट हो जाएगा। हेड के अंदर ये केंद्रक पाया जाता है जो एगोनिट होता है। सबसे आगे एक केप नुमा टोपी नुमा संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम और ये मेम्ब्रेन को गेलिया कैपिटिस कहेंगे। ये इसकी ग्रीवा पार्ट हो गई। ग्रीवा पार्ट में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल होगा। डिस्टल सेंट्रियोल से सर्कुलेशन निकलेंगे एक्सियल फिलामेंट 9+2। उसके अलावा मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होगा जिसे क्या कहेंगे? नेबेन कर्ण। मध्य भाग पर साइटोप्लाज्म की एक अतिरिक्त परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? मेनशेट। मेनशेट होता है मध्य भाग में। उसके अलावा पूंछ भाग का ये मेन पार्ट है जिस पर 2 सॉलिड फाइबर, तो 2+9+2 और लास्ट में केवल 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो ये डायग्राम सबको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसके बनाने की प्रैक्टिस करनी है सबको। उसके अलावा जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बताए उनको याद करना है, इस वीडियो के माध्यम से समझना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है उनको हिंदी में अलग नोट्स किए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में ये पीपीटी की कॉपी दी जाएगी, पीडीएफ फॉर्म दिया जाएगा। तो आपको साथियों इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप निसंकोच व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।